अब ज्वर के बाद रक्त पित्त हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ज्वर के संताप की वजह से, ठीक है, एक तो पित्त प्रकोपित हो जाता है और रक्त की वृद्धि कर देता है, ठीक है, पित्त प्रकोपित होकर रक्त की वृद्धि कर देता है, ठीक है, और जो ज्वर के संताप की वजह से रक्त क्या है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए लिखा है कि ज्वर संतापम रक्त पित्तम उदीर्यते, ज्वर की संताप की वजह से रक्त पित्त का उदीर्ण होता है और वह रक्त और पित्त मिलकर आपस में रक्त पित्त की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। पित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, ठीक है। ये बोल रहा है कि रक्त पित्त नाम क्यों होते हैं, उसका सही एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा अभी, कि दूषित पित्त को रक्त पित्त नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ निदान दिए हुए हैं जो हम कल पढ़ चुके, फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इसमें जो निदान है वो सब वो निदान है जो पित्त को प्रकोपित कर रहे हैं, ठीक है, या उष्ण है। इसमें से आपको एक मैंने कल बताया था, पिष्टान उत्तर भूइष्टम, इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ मैंने बताए थे आपको, पैसा सम चैती रोहिणी साकम, कांकड़ कपोत सरसप तेल छार सिद्धम, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ों को भी देखना, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि वो सामान्य चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से सर्च भी कर लोगे और समझ में भी आएंगी आपकी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जब सामने आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसकी जो संप्राप्ति दे रखी है हमारे सामने, वो कह रखी है कि जो निदान है, उन निदान के सेवन करने से क्या हुआ है, पित्त प्रकोपात, ठीक है। ये लिखा है नीचे, पित्त प्रकोपम पित्त का प्रकोप होता है। और उसके बाद क्या है, लोहितम चय स्व प्रमाणम अतिवर्तते, पित्त के प्रकोप की वजह से जो आपका रक्त है, वो रक्त क्या हुआ, उसकी मात्रा बढ़ गई, ठीक है, उसका प्रमाण जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तस्मिन प्रमाण अतिवृत्ते पित्तम प्रकोपितम, वो बढ़ा हुआ जो प्रमाण है रक्त का, उसने पित्त को दोबारा से प्रकोपित किया, ठीक है। और शरीरम अनुसर्पयत यकृत प्लीहा प्रभाव, और उसके पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा और यकृत प्लीहा दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और उस रक्त यकृत और प्लीहा के जो मूल है लोह के, लोहित के या रक्त के, उनके स्रोतस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद वो जो रक्त है वो पित्त के साथ मिलकर मुख की तरफ आएगा और जैसे अपन रक्त पित्त कहेंगे, इस तरह से ये इसकी संप्राप्ति, ठीक है। तो इसमें स्पेशली रक्त और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और रक्त दूषित होता है क्योंकि पित्त जो है रक्त को दूषित कर देता है। ये तो इसकी संप्राप्ति हो गई। उसके बाद देखो इसमें लिखा है रक्त पित्त की निरुक्ति, क्या लिखा है, संसर्गात, पित्त और रक्त का दोनों में का आपस में संसर्ग होने की वजह से, लोहित प्रदूषणात, रक्त का दूषित होने की वजह से, लोहित गंध, रक्त की जैसी गंध होने की वजह से, ठीक है, और रक्त के जैसे गंध और वर्ण होने की वजह से, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, पित्त लोहितम या रोहित पित्तम, ठीक है। तो देखो, पित्त के संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण और रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण रक्त पित्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी निरुक्ति है, इसको आपको याद रखना। उसके बाद इसके पूर्व रूप, तो पूर्व रूप मैंने आपको कल ही बताए थे, जैसे ज्वर के पूर्व रूप हुए, क्योंकि ज्वर की वजह से इसकी उत्पत्ति होती है, तो कुछ लक्षण इसमें ज्वर के जैसे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर भी जो याद करने वाले हैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक याद रखिए, सुक्त अम्ल गंध उद्गारम, ठीक है। रक्तपित्त वाले पेशेंट को क्या होगी, खट्टी डकारें आएंगी, ठीक है। जो एसिडिटी की कंप्लेंट जैसी है तो वो ऐसी आपको आएंगे, तो ये भी एक पूर्व रूप है आपके रक्तपित्त होने का, ठीक है। तो उस पेशेंट में भी रक्तपित्त की चिकित्सा आप कर सकते हैं, ठीक है। छर्दे बिछनुम आगमन, ठीक है, ऐसा लगेगा उसे जैसे उल्टी आने की शिकायत है, नॉक्सिया जैसा कंडीशन होगी उसकी, तो ये भी रक्तपित्त का एक पूर्ण रूप माना जा सकता है। स्वर भेदो इंपॉर्टेंट है, स्वर भेद सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वर भेद पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। स्वर भेद होता है मतलब उसको जो बोलने में दिक्कत होगी उसकी, ठीक है, जो आवाज़ है वो सही नहीं आएगी, ठीक है। गात्राणाम सदनम परिधा मुख
उद्गमाम इव लोहित, इस पे निशान लगाइए, लोह लोहित मत्स्य आमगंधी, लोह लोहित मत्स्य आमगंधी। ठीक है, उसके जो रक्त की और मत्स्य के समान गंदी गंध आएगी उसको। ठीक है, उसके अलावा रक्त हरित हारिद्रम सकृत मूल सिंगाड़कस्य कर्णमलम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसे कलर दे रखे हैं जो हमने हर बार पढ़ते हैं। पित्त के जो सामान्य कलर हैं वो क्या है, हरिद्र है, हरिद्र है, तो वैसा आपको मल निकलेंगे। ठीक है, वो मलों की जो कलर दिखाई देगा वो ऐसा कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इसके पूर्व रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे लो लोहित मत्स्य आमगंधी दे रखा है, ये रक्तपित्त का पूर्व रूप है। ऐसे ही कुछ और हैं सिमिलर चीजें, जैसे लोह आमगंधी तिक्त अमल उद्गार, लिख लीजिए, लोह आमगंधी तिक्त अमल उद्गार, ये जो लक्षण है वो घृणी का है, लोह आमगंधी तिक्त अमल उद्गार। ठीक है, और पूती अमल उद्गार हृदय कंठ अरुचि, ये पित्तज घृणी का है, ध्यान रखें, पूती अम्ल उद्गार हृदय कंठ अरुचि पित्तज घृणी का लक्षण है। ठीक है, और अविपाक किलम उत्क्लेश, ये अम्ल पित्त का लक्षण है। और ये हमने बताई दिया आपको, लोह लोहित मत्स्य आमगंधी रक्त पित्त का पूर्व रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखो उपद्रव। अब ये रक्त पित्त के उपद्रव आ गए। उपद्रव इसमें सर कुछ, हाँ बोलो। हेलो सर। हम्म, सर लोहाम्ल गंधिस तिक्ताम्ल आपने किसका बताया लक्षण? दोबारा बोलो। लोह आम्ल गंधिस तिक्ताम्ल आपने जो ये लक्षण बताया घृणी वो का किसका बताया, बताया था? घृणी का, घृणी का। ओके ठीक है, ओके ओके। अब देखो उपद्रव है इसके, तो इन उपद्रव को याद करने के लिए जनरली तो आते नहीं, पर इसमें से एक दो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक शोथ के उपद्रव याद रखो। शोथ के उपद्रव का श्लोक मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ है, चरक सूत्र पढ़ा रहे जब पढ़ाया था हमने। ठीक है, छर्दी श्वासो अरुचि तृष्णा ज्वर अतिसार एव च सप्त कोयम दौर्बल्यम सोथो उपद्रव संग्रह। ठीक है, ये श्लोक मैंने आपको चरक में पढ़ाया था और वहाँ बताया भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। ठीक है, सूत्र स्थान में आपको मिल जाएगा सोत वाले चैप्टर में, त्रिशोती अध्याय में। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, छर्दी श्वासो अरुचि तृष्णा ज्वर अतिसार एव च सप्त कोयम दौर्बल्यम सोथो उपद्रव संग्रह। ये जो है ये क्या है, शोथ के उपद्रव है। ठीक है, तो ये शोथ के जो उपद्रव है, अगर इनको आपको याद कर लिया आपने, तो इसमें और उपद्रव जो रक्त पित्त के हैं वो कुछ कॉमन है उनमें। ठीक है, तो देखो सर्दी, ठीक है, सर्दी है इसमें, तो सर्दी इसमें नहीं है। ठीक है, निशान लगा लेना जो सर्दी नहीं है, तो सर्दी आपको याद रखना। ठीक है, श्वास हो, सर्दी श्वास हो, श्वास इसमें है। ठीक है, अरुचि, अरोचक इसमें भी है। तृष्णा, ठीक है, तृष्णा पे थोड़ा अलग लिख लेना, तृष्णा को, तृष्णा भी इसमें नहीं है। सर्दी श्वासो अरुचि तृष्णा ज्वर अतिसार एवच, तो ज्वर इसमें है, अतिसार इसमें है। ठीक है, सप्त कोयम दौर्बल्यम, दौर्बल्य भी है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपके देखो 7 हो गए, 5 और 2 7, तो जो शोथ के उपद्रव है उनमें से सर्दी और तृष्णा नहीं है, बाकी 5 तो इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब बचा क्या आपका, ठीक है, अब बचा क्या देखो, अरुचि है तो अविपाक है, दोनों एक जैसे टर्म है। ठीक है, श्वास जब आता है तो श्वास के साथ कास आता है। ठीक है, दोनों एक जैसे टर्म है। ठीक है, अब आपको याद रखना है लास्ट लाइन, सोफ सोस पांडु रोग और स्वर भेद, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पांडु रोग और स्वर भेद है। तो देखो स्वर भेद तो हमने अभी पढ़ाई था इसके पूर्व रूप में। ठीक है, और पांडु रोग होगा ही, रक्तपित्त होगा तो पांडु रोग होगा, अगर ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी तो पांडु रोग होगा। तो ये पांडु रोग और स्वर भेद आपको याद रखना है, स्पेशली स्वर भेद को याद रखना है कि पूर्व रूप में ही पढ़ा है और उसके उपद्रव में भी पढ़ा है। ठीक है, और इसको जब काउंट करोगे तो इसके उपद्रव जो आएंगे वो 10 आएंगे।
ठीक है, तो संख्या पूछ ले तो 10 है। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। ठीक है, और स्पेशली पांडुरोग और स्वरभेद को विशेष याद रखना है, और स्वरभेद को ये भी याद रखना है कि ये पूर्व रूप में भी है और उपद्रव में भी। अब देखो आगे लिखा है कि मार्गस्य पुनः द्वय, रक्तपित्त के दो मार्ग हैं। कौन कौन से? ऊर्ध्व और अधः। ठीक है, दो मार्ग याद रखना है आपको। रक्तपित्त के दो मार्ग बताए हुए हैं, ऊर्ध्व मार्ग और अधः मार्ग। ठीक है, अब लिखा है तद बहुश्लेषमणि शरीरे श्लेष्म संसर्गाद ऊर्ध्व प्रतिपद्यमान कर्ण नासिका नेत्र सभ्य प्रकृति। तो रक्तपित्त या तो ऊर्ध्व मार्ग से आएगा, ऊर्ध्व मार्ग क्या अपना मुख वाला मार्ग है, या फिर नीचे वाले मार्ग से आएगा जो एनल कैनाल का मार्ग है। ठीक है, अगर ऊर्ध्व वाले मार्ग से आ रहा है तो ऊर्ध्व में हमें पता है कि ऊर्ध्व जो प्रदेश है वो कौन से दोष होते हैं, उसमें उसमें कफ होता है, मध्य में पित्त होता है, नीचे वाले में वात होता है। तो अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त हो रहा है तो उसमें ऊपर वाले स्थान से आ रहा है तो उसमें किसका संसर्ग हो जाएगा? कफ का हो जाएगा। इसलिए लिखा है कि तद बहुश्लेष्माणि शरीरे श्लेष्म संसर्गत ऊर्ध्व प्रतिपद्यमान। अगर ऊर्ध्व मार्ग से आएगा तो ऊर्ध्व मार्ग कफ का स्थान है, इसलिए कफ का संसर्ग हो जाएगा उसमें। तो उसमें दोषों की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? कफ की हो जाएगी। ठीक है, और रक्त पित्त तो है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर वो नीचे से जाएगा, ठीक है, तो नीचे से जाएगा तो किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? बात का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहु बातें शरीर है, बात संसर्गाद। ठीक है, और ऊपर वाले मार्ग से आएगा तो कौन कौन से मार्ग से आ सकता है? कर्ण नासिका नेत्र। ठीक है, इनसे आ सकता है और मुख से आ सकता है। नीचे वाले मार्ग से आएगा तो मूत्र पुरुष अपमार्ग, मूत्र पुरुष मार्गाभ्याम, इन मार्गों से आ सकता है। ठीक है, तो बहु श्लेष्म बातें तू शरीर श्लेष्म बात संसर्गात्मक मार्गो प्रतिबद्ध, ये तो वही बात बता दी। ठीक है, तो बस दो बातें याद रखनी, ऊपर वाले मार्ग से आएगा तो कफ का संसर्ग हो जाएगा, नीचे वाले मार्ग से आएगा तो बात का संसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मार्गों से आएगा तो आपके दोनों बात और कफ दोनों का संसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ श्लेष बात संसर्गात द्वयापि, अगर दोनों से आ रहा है तो दोनों के दोषों का संसर्ग हो जाएगा। आगे देखो साध्य असाध्यता। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है एक तरीका का। इसको अगर आपने ऊपर वाला श्लोक आपके समझ में आएगा तो नीचे वाला श्लोक आपस में समझ में आ जाएगा। तो देखो ऊर्ध्व मार्गम तत्साध्यम, ऊर्ध्व वाला है वो साध्य है। ठीक है, नीचे क्यों साध्य है आगे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ऊर्ध्व रक्तपथ है जो साध्य है वो क्यों साध्य है, क्यों है, तो उसका कारण देखो। ऊर्ध्व वाले में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया था? कफ का हो गया था। ठीक है, और अधो वाले में किसका हुआ था? बात का हुआ था। ठीक है, तो देखो आगे एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है उसने ऊर्ध्व वाले का, ब्रेचन उपकर्मणियात। ठीक है, और बहु औषधवात, बहु औषधवात मतलब ब्रेचन इसका उपकरण उपक्रम है, इसको ट्रीट करने का जो साधन है वो ब्रेचन है। दूसरा, ब्रेचन की औषधि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दो चीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, पहला ब्रेचन से साध्य है इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है, ब्रेचन इसका उपक्रम है। दूसरा, ब्रेचन की औषधि ज़्यादा है इसलिए साध्य है। अब ब्रेचन से साध्य क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, आप मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए रक्तपित्त तो इसमें भी है कफ के साथ, और रक्तपित्त अधोबाले में बात के साथ भी है। ठीक है, ब्रेचन किसका उपक्रम है? पित्त को निकालने का है, तो रक्तपित्त को निकालने के लिए ब्रेचन श्रेष्ठ है। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं। परंतु जब कफ का इन्वॉल्वमेंट है और एक बात का इन्वॉल्वमेंट है, अगर बात का इन्वॉल्वमेंट है तो देखो जब हम कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो एक चीज़ ध्यान रखना, कफ के लिए हम बमन कराते हैं। ठीक है, और बमन जो ब्रेचन है वो थोड़ा कफ को निकाल सकता है परंतु बात को कभी नहीं निकालता ब्रेचन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ब्रेचन हमेशा बात को और बढ़ा देगा आपका, परंतु ब्रेचन जो है वो कफ को निकाल सकता है। तो ब्रेचन से थोड़ा बहुत कफ कम हो जाएगा परंतु ब्रेचन से बात बिल्कुल कम नहीं होगी, बात और बढ़ेगी। इसका मतलब ब्रेचन क्या है? रक्तपित्त में तो काम करता ही है, साथ में कफ में भी काम करता है। दूसरा कारण क्या है कि जो रक्तपित्त है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को?
जी सर। ठीक है, बता देना। दूसरा, रक्त पित्त की जो चिकित्सा है उसके लिए लिखा हुआ है प्रति मार्ग हरण चिकित्सा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वेग ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, रक्त पित्त का वेग ऊपर से मुख्य रोग से आ रहा है तो उसकी चिकित्सा विपरीत करेंगे, उसका विरेचन कराएंगे। ठीक है, अगर रक्त पित्त नीचे से आ रहा है तो उसकी चिकित्सा विपरीत करेंगे, वमन कराएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऊर्ध्व से आ रहा है तो विरेचन कराना श्रेष्ठ है, अगर अधो से आ रहा है तो क्या कराएंगे, वमन कराना श्रेष्ठ है। ठीक है, इसलिए विरेचन कफ में भी इन्वॉल्व, कफ को भी थोड़ा कम कर देता है और विरेचन आपका पित्त को भी निकाल देता है, इसलिए ऊर्ध्व में विरेचन कराएंगे और वो साध्य हो जाएगा। नीचे देखो, अधोभागम याप्यम, अधो वाला क्या है, याप्य है। तो अधो वाला याप्य क्यों है, क्योंकि वह वमन से साध्य है और वमन की औषधि अल्प है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि अगर अधो वाले में अगर आप वमन कराओगे तो प्रतिमार्ग गण चिकित्सा का सिद्धांत तो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, परंतु उसकी औषधियां अल्प हैं। इसकी तो औषधियां भी खूब थी और विरेचन कर्म भी अच्छा था रक्त पित्त में। ठीक है, तो मतलब ये भी ठीक ठाक है परंतु थोड़ा याप्य है। चिकित्सा करोगे तो मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, जब तक आप चिकित्सा करते होगे तब तक ठीक हो जाए। ठीक है, अगर दोनों मार्गों से आ रहा है तो फिर असाध्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन चिकित्सा वमन विरेचन दोनों करनी पड़ेगी। ठीक है, और ऐसी औषधियाँ जो वमन और विरेचन दोनों कराती हैं वो बहुत कम होती हैं, ना औषधि होती नहीं है ऐसी। ठीक है, तो बस तीन चीज़ें याद रखनी है, कौन सा साध्य है, कौन सा असाध्य है, कौन सा याप्य है। ऊर्ध्व वाला साध्य है, कारण विरेचन की वजह से और बहु औषधि होने की वजह से। अधो वाला याप्य है, वमन कराया जाता है इसलिए और अल्प औषधि होने की वजह से। और उभय वाला असाध्य है, क्योंकि दोनों कर्म कराने चाहिए, करने पड़ते हैं और या तो औषधि बहुत कम है या औषधि है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, और जो चिकित्सा का सिद्धांत मैं बता रहा था आपको वो ये लिखा हुआ है, प्रतिमार्गरम चय हरणम रक्त पित्त विधीयते, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा कराया जाओ। रक्त पित्त का विप्रकृष्ट कारण, तो देखो हमने पिछले चैप्टर में दो कारण पढ़े थे, सन्निकृष्ट कारण और विप्रकृष्ट कारण। सन्निकृष्ट कारण क्या होता है, जो दोष वैषम्य हुआ है उसकी वजह से अल्टीमेटली रोग होना है, तो दोष वैषम्य क्या है, सन्निकृष्ट कारण है। और विप्रकृष्ट कारण क्या है, जिसकी वजह से दोष विषमता आई है। जैसे मान लीजिए आपने अहितकर आहार ले लिया, उस अहितकर आहार से क्या होगा, दोषों में विषमता आएगी। ठीक है, दोष प्रकोपित होंगे, तो दोषों में विषमता आना सन्निकृष्ट कारण है, और जो आहार आपने अपत्य खाया है वो क्या होगा, विप्रकृष्ट कारण होगा। ठीक है, तो यहीं लिखा हुआ है रक्त पित्त का विप्रकृष्ट कारण क्या है, तो देखो रक्त पित्त प्रकोपस्तु खला दक्ष यज्ञ अंशे। ठीक है, रुद्र प्रकोपम, तो जब रुद्र का प्रकोप हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, रुद्र की प्रकोप की वजह से ये रक्तपित्त हुआ है। ठीक है, तो देखो दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नष्ट होने पर रुद्र के प्रकोप से, अग्नि के संतप्त होने से प्राणियों में ज्वर उत्पन्न हुआ, और उस ज्वर के बाद क्या हुआ, रक्तपित्त हुआ। तभी तो ज्वर के बाद हम रक्तपित्त पढ़ रहे हैं। तो बस यह ध्यान रखना है कि रक्तपित्त का विप्रकृष्ट कारण क्या है, ज्वरम अनु, ज्वर के बाद उत्पन्न हुआ, और रुद्र प्रकोप उसका विप्रकृष्ट कारण है। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सूत्र में लिखा है, तस्य आसु कारिणो दाव अग्नि पतितम आत्यायकम आसु प्रसाम्यते मात्रा देशम कालम अभिसमीक्षम संतर्पण चैप्तर्पण। ठीक है, इसको दाव अग्नि बोलते हैं, मतलब शीघ्रकारी नाश करने वाला। ठीक है, और इसकी चिकित्सा क्या है, संतर्पण अवतर्पण चिकित्सा कराते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि रक्तपित्त है तो रक्तपित्त पित्त को शांत करने के लिए देखो मृदु मधुर शिशिर और तिक्त द्रव्य वाली औषधि, कषाय वाली, क्योंकि पित्त का संबंध कैसा हुआ, कषाय तिक्त मधुर से, तो कषाय रस वाली, तिक्त वाली और मधुर वाली औषधि, और जो शीतल हो उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बस यही चीज़ आपको ये लाइन याद रखनी है, संतर्पण अवतर्पण और मृदु शीत और कषाय तिक्त मधुर। ठीक है, ऐसी ड्रग आपको देनी चाहिए। देखो आगे लिखा है, साध्यम लोहित पित्तम तत् ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, लोहित पित्त जो कि साध्य है ऊर्ध्व वाला होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विरेचन की वजह से, और उसके योग जो हैं उसकी औषधियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो बताई दी हमने पहले पिछली बार वाली बात। विरेचनम तु पित्तस्य जायते परमोस्ते, विरेचन पित्त के लिए परमोस्त है इसलिए। तो एक तीसरा एक्सप्लेनेशन और आ गया आपके पास,
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप क्या याद रखिए। योग वाई तत्र मधुरम च भेषजम तस्मा साध्यम मतम रक्तम ऊर्धम प्रपद्यते। ठीक है, मधुर औषध ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, पित्त के लिए, पित्त को समन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, अधो रक्तपित्त की याप्यता। अधो रक्तपित्त याप्य क्यों है, वही बात दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, बमन इसका उपक्रम है। ठीक है, और अल्प भेषज है इसकी। बमन ही ना पित्त से हरणे, तो बमन सही चिकित्सा भी नहीं है पित्त को हरने के लिए, क्योंकि पित्त को हरने के लिए तो सही चिकित्सा तो क्या है, विरेचन है। ठीक है, इसलिए ये याप्य है। तत्र अन्वयो वायुष गक्षंतो च अभ्रम स्मृतम। ठीक है, और ये चलो पित्त थोड़ा बमन जो है पित्त को थोड़ा हर लेगा, परंतु बात को नहीं हरता है, क्योंकि अधो में क्या है, बात का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये सही नहीं है। और आगे लिखा है योग वयम तत्र कषाय तिक्तानी। इसमें जो कषाय और तिक्त हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, परंतु कषाय क्या करता है, कषाय और तिक्त बात को ही बढ़ा देते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है, इसलिए ये याप्य की श्रेणी में रखा हुआ है। अगर दोनों मार्गों से आ रहा है तो असाध्य माना जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को आगे वाली को याद रखना, ना ही संशोधनम किंचित आर्तस्य प्रतिमार्गम, प्रतिमार्गम च हरणम रक्त पित्तम विधीयते। ये सिद्धांत आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा अपने को करनी चाहिए। ठीक है, रक्त पित्त में। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये लास्ट श्लोक देखो। ठीक है, क्या लिखा है, यत कृष्णम अथवा नीलम यत सकृत धनुष प्रभम। ठीक है, अगर आपका रक्त पित्त में जो ब्लड है या रक्त पित्त का जो कलर है वो कैसा आ रहा है, काले कलर का है, नीले कलर का है। ठीक है, या शक्र यानी कि इंद्र के धनुष के कलर जैसे हैं, रंग बिरंगा आ रहा है। ठीक है, तो रक्त पित्त कैसा होगा आपका, असाध्य होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक कंडीशन है जो आपसे पूछी जाती है कि अगर ऐसा रक्त पित्त है तो क्या क्या होगा, तो ये असाध्य होगा। ठीक है, अगर पूती गंध आ रही है उसमें से, उसमें उपद्रव हो गए हैं तो भी असाध्य होगा। बल मांस क्षय हो गया रोगी का, ठीक है, तो भी असाध्य होगा। और लास्ट लाइन में देखो, तत्र साध्यम परित्याज्यम, इनका परित्याज करना चाहिए। याप्य यत्नेन याप्येत, याप्य है तो उसका यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। और साध्यम च अभिहितम सिद्धे भेषजे साधियेत, और साध्य है तो चिकित्सा उसकी भेषज से करनी ही चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये रक्तपित्त वाला चैप्टर भी कंप्लीट